कथा भाग दो। मित्रों, यह स्टोरी आप गौर से सुने। बहुत ही बढ़िया और उत्तम है, बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। इसका नाम रखेंगे तारका, चांद की बहन तारका। नाम तो बड़े अच्छे रखते हो तुम, कुम्हारिन हंसते हुए बोली। अच्छा सुन, कुम्हार दोबारा गंभीर हो गया। हाँ, आसपास के लोगों को क्या कहेंगे? आसपास हमें जानता ही कौन है अभी। यहां पर 1 महीना भर तो कुल हुआ है हमें आए हुए। हाँ, ठीक कहती हो। चंद्र के सिर पर कपड़ा बांध के रखेंगे। किसी ने इसके माथे के चांद को देख लिया तो संदेह करेगा। ऐसा ही करेंगे। ओ मेरे लाडलो, मेरी आंखों के चांद तारों। कुम्हार पत्नी के कंधे पर हाथ रख दोनों को दुलार करने लगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी निधि उन्हें आज मिल गई थी। दोनों बच्चे अपना राजमहल छोड़कर कुम्हार की झोपड़ी में रहने वाले थे। यही उनका महल था और यही उनका अब परिवार। दोनों बच्चों को अपना नया घर मिल गया। धीमे धीमे कुम्हार की झोपड़ी में अटखेलियां करते हुए बड़े हुए। जब वे तुतलाई भाषा में कुम्हार कुम्हारिन को माँ और पिताजी बोलते थे तो दोनों निहाल हो जाते थे। आठों पहर दोनों उनको अपने से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं करते थे। जब कुम्हार घड़े बनाता तो दोनों रेंगते हुए वहां आते और गीली मिट्टी में खेलने लग जाते। चंद्र तो विशेष शैतान ही था। कभी कभी तो घड़ा उठाने की कोशिश भी करता था। फिर जब दोनों मिट्टी में सन जाते तो कुम्हारिन भागी भागी आती और बनावटी क्रोध दिखा दोनों को प्यार से चपत लगाती। इस पर दोनों खूब खिलखिलाते। कुम्हार भी घड़े बेचकर फटाफट घर आ जाता। आजकल घड़े बनाना भी कम कर दिया था। अधिक बनाने से क्या लाभ था? 23 की जगह 25 बिके तो वही सही, लेकिन अपने लाडलों से दूर होना उसे नहीं सुहाता था। दोपहर में दोनों बच्चे खाना खाकर सोते और दोनों उन्हें जी भरकर निहारते। चंद्र जब 3-4 साल का हुआ तो उसके सिर पर कपड़ा बांध कर रखने लगे ताकि किसी को उसके माथे पर बना चांद ना दिख जाए। शुरू शुरू में तो उसने बड़ी आनाकानी की, लेकिन उसे यह कहकर मना लिया गया कि राजकुमारों का सिर हमेशा पगड़ी से ढका रहता है। अब वे दोनों क्या जानते थे कि चंद्र ललाट और तारका वास्तव में राजकुमार और राजकुमारी हैं। उनके लिए तो वे हृदय से राजकुमार और राजकुमारी थे। वे थोड़े और बड़े हुए। चंद्र जो अब तक विशेष लंबा नहीं था, धीमे धीमे लंबा और सुडौल होने लगा। अब वह 10 वर्ष का हो चला था। तारका भी और सुंदर हो गई थी। भले ही दोनों जुड़वा हों, लेकिन तारका चंद्र को हमेशा बड़ा भाई मानती थी और उसे भैया बुलाती। चंद्र भी तारका को छोटी बहन की तरह प्यार करता। कई बार वह गुस्सा हो जाता तो तारका डर जाती और कहीं जाकर छिप जाती। चंद्र अपनी भोली भाली बहन को डराने के लिए तरह तरह की धमकियां देता और वह बेचारी डर जाती। कुम्हारिन इस पर बोलती कि कैसा कंस भाई है, अपनी बहन का जरा भी ध्यान नहीं रखता। चंद्र हंसते हंसते कहता कि यह कौन सी देवकी है, बेवकूफ। चंद्र ललाट की शारीरिक शक्ति उसके वय के बच्चों से कहीं अधिक थी। उसके मुख पर तेज झलकता था। कुम्हार को पूरा विश्वास था कि हो ना हो यह किसी बड़े परिवार के बच्चे हैं। लेकिन यह उसके घड़ों में कैसे आ गए और ये किसके बच्चे हैं, यह उसे कभी पता नहीं लग सकता था। दोनों 15 वर्ष के हो गए थे। अब वे बालक नहीं, युवा हो गए थे। दोनों ने युवावस्था की दहलीज पर कदम रख लिया था। चंद्र अब तेजस्वी आकृति वाला युवक हो गया था। उसके कंधे चौड़े और वक्ष सुडौल था। तारका भी मानो अपने नाम को सार्थक करती थी। अबोध बालिका से वह अल्हड़ युवती हो चली थी। कहते हैं कि असाधारण व्यक्तियों को असाधारण चुनौतियों से लोहा लेना पड़ता है। भाग्य भी उनकी अग्नि परीक्षा लेता है। कठिनाइयों का अंबार गिरता है। अचानक वृद्धावस्था के कारण कुम्हार की मृत्यु हो गई। वह सुबह सोकर नहीं उठा तो कुम्हारी ने उसे खिंचाने के लिए उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी, किंतु वह तो अब गहरी निद्रा में सो गया था।
अब कुम्हारिन घबराई और उसने नाड़ी पर हाथ रखा। रक्त प्रवाह थम गया था। हाय रे कहकर वह धड़ाम से गिर पड़ी। दोनों अंदर आए, देखा तो पिताश्री मृत थे। कुम्हारिन यह आघात नहीं झेल पाई और सिसकते सिसकते हृदयाघात के कारण अपने पति के साथ स्वर्ग सिधार गई। दोनों वहीं पर बैठे सुबकते रहे। फिर चंद्र ने किसी प्रकार उनकी अंत्येष्टि का प्रबंध किया। उसने दोनों को मुखाग्नि दी। तारका का रोते रोते बुरा हाल था। वह चंद्र से लिपट गई और दोबारा रोने लगी। हम अनाथ हो गए भैया। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बहन, भाग्य के आगे किसकी चलती है बता। चंद्र भी रोते रोते बोला। उसने प्यार से तारका के गाल पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर तू, तेरा भाई तुझे कोई कष्ट नहीं होने देगा। हम दोनों पास के कस्बे में चलते हैं। कुछ ना कुछ काम अवश्य ढूंढ लूंगा। चंद्र ने अपने माता पिता का सारा सामान बेचा और आवश्यक वस्तुओं को लेकर तारका के साथ कस्बे की ओर चल पड़ा। अब उसे ही अपनी और अपनी बहन की दुनिया संवारनी थी। कल तक मदमस्त चंद्र आज एक प्रौढ़ युवक बन चुका था, जिस पर एक भैया की ही नहीं माता पिता दोनों की जिम्मेदारी आ गई थी। कस्बे में उसे कुछ व्यापारी मिले। दो अकेले बच्चों को जिनके पास घर का सामान था देखकर उन्होंने उनको रोका और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। चंद्र ने सारी बात बता दी। मुझे कोई काम और रहने की जगह दे सकते हो तो आभारी रहूंगा। व्यापारी सज्जन और दयालु थे। उन्हें बच्चों के साथ सहानुभूति हुई और साथ ही उन्होंने उनके स्वाभिमान की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वनिर्भर रहकर जीना चाहते थे। हम तुम्हें बड़े बाजार में एक किराए का मकान दिला देंगे, लेकिन किराया, चंद्र ने संकोच के साथ कहा। उसकी चिंता तुम ना करो, तुम काम करके किराए की भरपाई कर देना। वैसे भी वह घर खाली ही रहता है। तुम बहादुर बच्चों की सहायता कर हमें खुशी होगी, एक व्यापारी बोला। उसी दिन दोनों को किराए का घर मिल गया। छोटा था लेकिन दोनों को जीने के लिए पर्याप्त था। अगले सुबह व्यापारियों ने चंद्र को बुलाया। यह देखो दोस्त, तुम्हारे लिए पक्षी राज घोड़ा, आज से तुम्हारा। मैं किस तरह आपका आभार चुकाऊं, गदगद चंद्र ने कहा। ऐसी बात नहीं करते, देखो तुम्हें कोई भी सामान चाहिए मुझे कह देना, फल सब्जी सब मिल जाएगा। काम? क्या काम दिया जाए तुम्हें? व्यापारी सोचते हुए बोले। महोदय, आप कहे तो जंगल से हर रोज औषधि, फूल, पत्ते लेकर आ सकता हूं। मुझे हर तरह के वनस्पति का ज्ञान है जो यहां मिलती है। कर लोगे यह? बिल्कुल, चंद्र आत्मविश्वास से भरा था। साथ ही शिकार कर आप लोगों का उपकार चुकाता रहूंगा। आज तो बोल दिया, आगे से मत बोलना, एक बूढ़े काका बोले। यह कोठरी मेरी ही है। अगर तुम्हारी सहायता ना कर पाए तो इस धन संपत्ति का क्या अर्थ? तो बस काम कर, किराए की चिंता मत करना। रामू से बात कर लेते हैं, औषधि, फल फूल आदि उसको दे देगा यह। हमें भी आए दिन आवश्यकता पड़ती रहती है इन सब की। वह इसको पैसे दे देगा। पैसे लेकर मैं क्या करूंगा? हर चीज मुझे आपसे मिल ही जाएगी, तो इन पैसों का क्या मतलब होगा? अरे नहीं बेटा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे अपने पास रखना। तो मैं इन्हीं पैसों से किराया भी दूंगा। बड़ा जिद्दी है तू, कहकर सब हंसने लगे। चंद्र ने अगले दिन से अपना कार्य आरंभ किया। वह प्रतिदिन वन जाकर औषधियां और बूटियां लेकर आता था। साथ ही शिकार भी कर व्यापारियों को देता रहता था। शीघ्र ही कस्बे में वह सबका प्रिय हो गया। उसके और तारका की मृदुता तथा नम्रता ने सबको मुग्ध कर दिया था। प्रत्येक व्यक्ति उसे उसके माथे के चांद के कारण पहचानता था। एक दिन वह अपने नियमित कार्य से वन में अश्व दौड़ा रहा था। उसने औषधियां एकत्रित कर ली थी और वापस कस्बे की ओर जा रहा था। उसी समय महाराज ब्रह्मदत्त भी वन में आखेट के लिए आए हुए थे। संयोगवश जहां चंद्र था उस जगह के पास ही थे। अचानक तेज हवा चलने लगी।
वृक्ष मानो व्याकुल हो पत्तों को गिरा चित्कार करने लगे। पशु प्राणी भयभीत होकर बिलो कोठरों में छिप गए। महाराज ने अपनी आंखें ढक ली। आज वे किसी सेवक को भी साथ नहीं लाए थे। चंद्र ने अश्व नहीं रोका। उसका घोड़ा पक्षीराज मदमस्त झकोरों में भागे जा रहा था। तभी उसकी पगड़ी हवा के कारण उड़ गई और उसके माथे का चांद अलौकिक हो उठा। पूरे जंगल में उसका प्रकाश फैल गया। महाराज को भी उस चांद का प्रकाश दिखा। वे हतप्रभ हो गए। उनको एक अश्वसवार दिख रहा था जिसके माथे पर चांद था। दूरी के कारण आकृति स्पष्ट नहीं थी, मगर उस चांद की चमक में पत्ता पत्ता दूधिया रोशनी में नहा रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इसका तो यही अर्थ था कि माथे पर चांद जैसे उसके पुत्र के होना था। लेकिन यह कैसे संभव है? माथे पर चांद किसी और के नहीं हो सकता। वैसा ही दूज का चांद जैसा पंडित जी ने कहा था। उनका सिर चकरा गया। उन्होंने तुरंत महल लौटने का निश्चय किया। अगले दिन से ही महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया। वैद्यराज उनका उपचार करने में जुट गए। 6 रानियां सूचना मिलते ही उनके महल गईं। राजा जी एक आसन पर बैठे हुए थे। उनकी मुखाकृति पर चिंता की रेखाएं उभरी हुई थी। क्या हुआ महाराज? महारानी ने पूछा। कुछ नहीं महारानी, आप चिंतित लगते हैं। हाँ, उन्होंने धीमे से कहा। महाराज, कुछ तो हुआ है, एक अन्य रानी ने कहा। बताते हैं। 6 रानियां ध्यान से सुनने लगी। आज जब हम आखेट करने के लिए वन में गए थे, आखेट करते समय हमें एक अश्वसवार युवक दिखा जिसके माथे पर चांद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ज्योतिषी ने छोटी रानी के बच्चे के बारे में कहा था। हमें एक पल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में उसके माथे पर चांद था। हमें धोखा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक रानी ने पूछा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रानियां तरह तरह की बातें करने लगी। महाराज सिर पर हाथ रखे महाराज सिर पर हाथ रखे चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। अभी आप सब चले जाइए, हमें एकांत चाहिए। रानियां चली गईं। सभी रानियों पर मानो गाज गिर पड़ी थी। माथे पर चांद, यानी वह लड़का छोटी रानी का ही बालक है, किंतु उसे तो दाई ने मरवा दिया था। फिर कैसे वह बालक जीवित बच गया? अगर अगर वह वापस आ गया तो राजा जी उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। महारानी के मुख की तो हवाइयां ही उड़ी हुई थी। उन्होंने कुछ करने का सोचा और मंत्रणा करने लगी। यह कैसे हो सकता है? वह लड़का जीवित कैसे बच गया? एक रानी ने कहा। यानी दाई ने छल किया। मगर दाई छल क्यों करेगी? हम तो यह सोचे कि यदि राजा जी को सच्चाई का पता चल गया तो हम सब जीवित नहीं बचेंगे। घबराने से कुछ नहीं होगा, महारानी ने संयत होकर कहा। अब कुछ करना है, आगे की योजना सोचो। हम अब क्या करें? सबसे पहले तो उस दाई को ढूंढो और उससे पूछो कि उन बच्चों का क्या हुआ। हाँ, यही करना चाहिए, महारानी ने बोला। किसी नौकर को भिजवा उसको कल लेकर आओ। अगले दिन दाई को लाया गया। सच सच बोल, तूने उन बच्चों का क्या किया? महारानी कड़कड़ाते हुए बोली। हमने उन्हें मार दिया स्वामिनी। झूठ मत बोल, महारानी ने कोड़ा मारते हुए कहा। वह लड़का जीवित है, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ, महारानी कोड़े मारते हुए बोली। दाई कहराने लगी। मैंने उन्हें कुम्हार के घड़ों में रख दिया था जिन्हें वह आंच देने वाला था। महारानी ने सशंक दृष्टि से कहा। उन्हें तो जला दिया गया होगा। सुन, तो किसी भी तरह उन बच्चों का पता लगा, वरना उसके होंठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे। जो आज्ञा स्वामिनी। दाई चली गई। अगले दिन दाई उस कुम्हार के घर गई। पता किया तो मालूम हुआ कि उसकी तो मृत्यु हो गई और उसके बच्चे पास वाले कस्बे में चले गए। दाई को संदेह हो गया था कि यह वही बच्चे थे। कस्बे में आकर पता चला कि 2 जुड़वा भाई बहन आए हैं जिसमें लड़के के माथे पर चांद है। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये वही जुड़वा बच्चे हैं। उसने एक योजना बनाई
और उनके घर का पता पूछकर चली गई। दाई ने एक योजना बनाई और महारानी की आज्ञा लेकर चंद्र ललाट के घर गई। उसने एक कोने में रुककर उसके बाहर जाने की प्रतीक्षा की। चंद्र के जाने के आधे घंटे पश्चात वह घर गई और दरवाजा खटखटाया। तारका ने द्वार खोला। एक अज्ञात महिला को देखकर वह ठिठक गई। 2 क्षण के बाद उसने पूछा, आप कौन काकी? उसने शिष्टाचार से पूछा। अरे पगली, मैं तेरी काकी ही हूं, दाई ने बनावटी मुस्कान सहित कहा और आगे बढ़कर उसका आलिंगन कर माथा चूम लिया। मेरी काकी? हाँ, तेरी सगी काकी। लेकिन लेकिन क्या? यही ना कि तेरे माता पिता ने कभी तुम दोनों को मेरे बारे में नहीं बताया? दाई ने आंखों में आंसू भरते हुए भर्राई सी आवाज में कहा। भोली तारका उस कुटिल स्त्री की आंसुओं से पिघल गई। पहले आप अंदर तो आओ, उसने कहा। दाई उसके गाल पर हाथ फेरते हुए भीतर आई। तारका ने उसे जल दिया और एक आसन पर बिठाया। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, और कितनी सुंदर। हाय, तुझे मेरे ही नजर ना लग जाए। हमारे परिवार की शोभा को अपनी रोशनी से बढ़ा रही है मेरी प्यारी भतीजी। दाई अपने प्रपंच का प्रेम जाल फेंकने लगी। उसने तारका के सिर पर हाथ फेरा। तेरा भाई कहाँ है? तारका अब उसे वाक जाल में आ रही थी। उन्हें तो यह भी पता नहीं इन्हें तो यह भी पता है कि मेरा एक भाई है। इनकी ममता देखकर तो यही लग रहा है कि यह मेरी सगी चाची है। कोई पराया इतना प्यार थोड़े ही दे सकता है। कितनी ममता, कितना स्नेह है इनके स्पर्श में। इनकी आंखों में असीम प्रेम संचित है। इन पर संदेह कर मैंने मूर्खता ही की। तारका का भोला और अबोध हृदय भाव में बह गया। आज तक माता पिताजी को छोड़ हमें कोई सगा नहीं मिला, और आज हमें हमारी सगी चाची मिल गई है। इनसे अधिक सगा कौन हो सक इनसे अधिक सगा कौन होगा हमारा? उसने दाई को सारी बात बता दी और यह भी बताया कि कैसे चंद्रवंश से औषधियां लाकर आजीविका कमाता है। कितने बहादुर हो मेरे बच्चों। अपने माता पिता के जाने के बाद भी तुमने साहस नहीं खोया और इस निर्मम दुनिया में अकेले जीने का प्रयास कर रहे हो। तुम दोनों, तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही थे, अथक परिश्रमी और साहसी। उनके पूरे गुण तुम में आए हैं। सच में? तारका चहक उठी। हाँ, सच्ची। मेरे दादाजी इतने साहसी थे, बहुत साहसी। एक बार बाढ़ आने पर उन्होंने अकेले दम पर गृहस्थी को दूसरे गांव ले जाकर बसाया था। हमारे कुटुंब में उनसे बलशाली भी कोई नहीं था। आपको पता है, चंद्र भी बहुत बलवान है। क्यों ना होगा भला अपने दादा का पोता जो है। दाई की मीठी मीठी और आत्मीयता से भरी बातें सुनकर तारका की रही सही सावधानी भी समाप्त हो गई। एक घड़ी के भीतर ही दाई उसकी असली चाची बन गई। काकी, हाँ मेरी बच्ची, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आई? तारका ने प्रश्न किया। दाई को समझ आ रहा था कि वह अपने मनोरथ में सफल हो रही थी। वह इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत आंखों में आंसू भरकर अपना नाटक शुरू किया। अब तुझे क्या बताऊं मेरी भोली भतीजी, तुझे मुझसे नाराज होने का पूरा अधिकार है। भला ऐसी कौन सी चाची होगी जो एक बार भी अपनी भतीजी और भतीजे को देखने नहीं आई हो, जब वे दोनों भाग्य के क्रूर प्रहार से बेसहारा हो गए हों, तब भी उनको संबल देने नहीं आई हो। लेकिन मैं विवश थी बेटी। असल में 20 साल पहले तेरे पिताजी और काका में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण तुम्हारे पिता उस गांव में आ गए जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। इसी कारण मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आ पाई। अब मुझे समाचार मिला है कि तुम्हारे माता पिता का निधन हो गया है। तब मैं सबसे लड़ झगड़ कर तुमसे मिलने आई। यहाँ आई तो तुम्हारा नाम कस्बे में हर और फैल गया। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला भाग
आप सुनना चाहते हैं कि नहीं, कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।